नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, हाजिर है आपकी सखी आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर दस्तक दिल की बात कलम से। आप सभी जानते हैं कि दस्तक में हर बार आपकी मुलाकात होती है हमारे ख़ास मेहमान से, और मेहमान भी वो जो साहित्य के कहते हैं ना, साहित्य साधना कर रहे हैं, साहित्य के फलक पर अपनी उड़ान पर हैं, अपनी कहते हैं कि अपनी रचना धर्मिता से, शब्दों से, साहित्य से रोशन करते हैं मन को, क्योंकि साहित्य मन का अंधेरा दूर करता है। विश्व का अंधेरा तो सूरज दूर करता है, लेकिन मन का अंधेरा हमेशा साहित्य से ही दूर होता है, चाहे भजन हो, संगीत हो, और जितनी भी विधाएं हैं सृजन की। और दोस्तों, इस कड़ी में आपकी जब मुलाकात होती है तो उस शख्सियत से होती है जो आम आदमी से ख़ास बने हैं और अपना परचम लहरा रहे हैं, जिनके लोग उनके नाम से, उनके चेहरे से जानते हैं। और इस कड़ी में आज हमारे साथ जो साहब हैं, मैं उनके बारे में आपको बता दूं। बाकी बातें तो वो खुद ही बताएंगे मिलकर आपसे, लेकिन उनको परिचय करवाने से पहले उनका मौखिक सा परिचय दे दूं कि आप जो हैं ज्योतिष विद्या में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोधपुर में आपने गोल्ड मेडल हासिल किया हुआ है, और इसके अलावा अनेकों ज्योतिष में मानद उपाधियां हैं, उपलब्धियां हैं, और जयपुर में भी सम्मानित हैं ज्योतिष के लिए, वहाँ से भी आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं और मानद उपाधि है आपके पास। इसके अलावा बात करें साहित्य सृजन की, तो आप कहानी कहते हैं, आप कविता कहते हैं, संस्मरण कहते हैं, और लेख आलेख आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं समय समय पर, टीवी पर, रेडियो पर आप जो है प्रसारित होते रहते हैं, और अखबारों और संस्करण और पत्रिकाओं में आप जो हैं प्रचारित होते रहते हैं। और इसके साथ साथ बात करें आपकी किताबों की, तो आपकी 6 मौलिक पुस्तकें हैं, और अनेकों संस्मरण जो हैं, अनेकों संस्मरण और लेख आलेख आपकी जो है संकलित पुस्तकों में निहित हैं। और इसके अलावा 100 के करीब आपको मान सम्मान अवार्ड हर जगह, हर शहर में आपको अपने अलग अलग कामों की वजह से हमेशा मिलते रहे हैं, साहित्य के लिए, सेवाओं के लिए, साधनाओं के लिए। और इसके अलावा इतना कुछ है कहने को, क्योंकि कुछ तो मैं भी छोड़ दूं ताकि वो आपको खुद भी बता सकें, लेकिन उनकी जो हस्ती है, उनका जो मकाम है दोस्तों, वो ये है कि अक्सर मैं उनके व्यक्तित्व को जब देखती हूँ, और वो साहित्य के लिए पूरे सेवा भाव से समर्पित हैं, अपने घर पर संगोष्ठी करते हैं, कवियों के लिए, साहित्यकारों के लिए भोजन व्यवस्था करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और उनका पूरा मान सम्मान जो है करके उनको घर से विदा करते हैं। तो ये संगोष्ठियाँ तो दरअसल बहाना है, बात दरअसल ये है कि उनका मिजाज जो है सूफियाना है। और एक शेर याद आता है उनकी जो हस्ती को देखकर, उनके व्यक्तित्व को देखकर, कि दुनिया की एक फ़कीर ने कुछ यूँ मिसाल दी, दुनिया की एक फ़कीर ने कुछ यूँ मिसाल दी, मुट्ठी में लेके खाक हवा में उछाल दी। तो पैसे को भी कुछ इसी तरह खर्च करते हैं, कहते हैं कि कुछ साथ नहीं जाना, जो यहीं पे मिला है यहीं लुटाना है, और इस अंदाज के साथ जीते हैं। और चलिए करते हैं उनसे मुलाकात, क्यों देर करनी। तो आइए मिलते हैं। मेरे समक्ष बैठे हैं, जी हाँ, बालकिशन गुप्ता सागर जी। और सागर साहब, आपका स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं। जस्ट टीवी के प्रांगण में आप आए और दस्तक दी, और दिल की बात दिल से भी कहेंगे, और जो कागज़ से बात करी है वो भी आप हमसे साझा करेंगे, और हम दिल से आपका आभार करते हैं। और जैसा कि आप बहुमुखी प्रतिभा के इंसान हैं, साहित्य, सेवा, समर्पण, और ये जो एक कहते हैं ना कि दिल में किसी को उतार लेना और किसी के दिल में उतरने का हुनर, ये संस्कार, ये समर्पण, ये आपने कहाँ से सीखा? आप जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं, और आपका जो व्यक्तित्व है वो भी पूरा सूफियाना है। तो कौन है आपकी प्रेरणा? ऐसा है कि मेरा जन्म ही एक संत के आश्रम में हुआ था। अच्छा जी, संत के आश्रम में? हाँ जी। हाँ। ऐसा है कि जयपुर स्टेट के महाराज थे स्वामी अद्वैतानंद जी परमहंस, वो जयपुर स्टेट के राजगुरु थे। उनके शिष्य थे स्वामी स्वरूपानंद जी, जिनका मेरठ के पास में स्कौती टंडा में नंगली साहब दरबार है, उसको लोग नंगली तीर्थ कहते हैं। तो उनके भी करीबन उस ज़माने में 700 के करीब संत थे।
उनमें से एक संत हीरानंद जी महाराज थे जी। उनके आश्रम में मेरा जन्म हुआ था जी। आश्रम में जन्म होने का भी क्या कारण रहा? हाँ वो ही मैं बताने जा रहा हूँ जी जी कि पुराने ज़माने के लोग थे माता पिता, तो हम लोग तो हर सवा साल वाले गैप वाले थे। तो मैं 8वीं संतान था अपने माता पिता की। अच्छा। तो 8वीं होने के कारण ये माना गया था कि ये बच्चा 8वां भारी होता है। अच्छा। ये पता नहीं उनमें संस्कार था। तो माता जी ने गुरुजी के आश्रम में अपने कमरे भी बनाए हुए थे। तो बहुत डिवोटी थी वो। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं ये जो अपना प्रसव काल है वो वहीं पे रहूं। अच्छा, 8वां बच्चा भारी होता है, ऐसे सुनने में आया था। ऐसा सुनने में आता है। तो यही सोच के माता जी ने आश्रम में कमरा ले लिया। आश्रम में मतलब कमरे बनाए हुए थे, अपने कमरे में ही रही हैं। अच्छा। तो वहीं पे प्रसव हुआ। तो जब हम पैदा हुए तो पता नहीं बहुत रोए होंगे। तो ऊपर से गुरुजी साधना में बैठे थे, उन्होंने दूसरे एक स्वामी जी को आवाज़ दिया जिनका नाम स्वामी रामानंदपुरी था, जिनका रदौर में बहुत बड़ा आश्रम है। बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य भी थे। रादौर कहाँ पे हुआ? रदौर ये मेरठ, ये सहारनपुर के पास, पहले जगाधरी के पास में है रदौर। अच्छा। उन्होंने बहुत लोगों को शफा दी है। हार्ट में होल के केसेस जब उन्होंने मुझे फाइलें दिखाई थी, 101 लोग जिनके बचपन में हार्ट में होल होता है, दवाइयों से ही भरा है उन्होंने। अच्छा जी। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के लोग भी उनको रेफर करते थे कि ये केस आप स्वामी जी ले लीजिए, और उन्होंने बाकायदा उनको ट्रीट किया। तो गुरुजी ने उनको आवाज़ दिया ऊपर से, ए रामानंद, ये बालकृष्ण को चुप कराओ। उसी वक्त हमारा नाम संस्कार पैदा होते ही बालकृष्ण उन्होंने नाम दे दिया था। जी जी। उनके आश्रम में रहे। बाद में बड़े होने के बाद उनके आश्रम में स्कूल था, उसमें फ्री पढ़ाया हमने। कौन सी क्लास तक? 9th 10th। अच्छा, वहीं पढ़े 9वीं 10वीं तक? नहीं वहीं पढ़े तो मैं साइंदा सेंगलो संस्कृत हाई स्कूल जलंधर में पढ़ा। अच्छा। पढ़ाया वहाँ पर, उनके स्कूल में पढ़ाया। जी। गुरुजी कहने लगे यहाँ टीचर नहीं है, तुम पढ़ाओगे? मैंने कहा हाँ जी पढ़ाएंगे। कहते क्या तनख्वाह लोगे? मैंने कहा आपका आश्रम, आपका स्कूल, हम भी आपके तन मन धन अर्पण किया हुआ है, हमने लेना क्या आपसे? तो हम वहीं रहते थे, आश्रम में ही रहना, आश्रम में ही खाना, स्कूल पढ़ाने जाना। ये कब की बात? आप कितने बड़े थे तब? 1960। 1960। ओके। लेकिन आपने वहाँ पे कितने समय तक पढ़ाई लिखाई करी? बाल्यावस्था क्या थी आश्रम में आपकी? बाल्यावस्था में तो थोड़ी देर ही रहे। हाँ। मतलब समझिए कि वही जो 40 दिन पूरे करने होते हैं मदर ने। उसके बाद में पिताजी लाहौर में अकाउंट्स में थे, रेलवे में। लाहौर में थे। तो फिर वो लाहौर लेके चले गई थी हमें माता जी। अच्छा। तो और एजुकेशन सारी मेरी जलंधर में हुई, क्योंकि पार्टीशन से पहले ही माता जी के गांव के एक इकबाल हुसैन थे। तो उसके पिताजी ने, जब माता जी की शादी हुई है, गांव के माता जी के गांव के थे, उसके पिताजी ने चिट्ठी लिखी कि तुम्हारी एक बहन शादी होके लाहौर गई है, और तुम्हारी जीजा जो हैं लाहौर में ग्वाल मंडी के पास में मसूद लॉज है, उसमें रहते हैं, और तुम्हारे होते हुए उन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो पहली बार जब इकबाल मामा हमारे घर आए तो माँ बता रही थी कि वो आड़ती थे वहाँ पर ग्वाल मंडी में। आड़ती जो अनाज का व्यापार करते हैं। हाँ। तो फलों की टोकरी और वो सब लेके आए थे, सब्जी अब्जी। तो उन्होंने अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा जीजा हमारे रहते आपको लाहौर में कोई कष्ट नहीं होगा। बाद में जिन्ना के कहने पे मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली थी, तो उनको मुस्लिम लीग की सारी गतिविधियां पता थी कि उन्होंने मारकाट करनी है। उनको जब पता था तो 12 अगस्त को हमारे घर आए। तो आने के बाद जो वहाँ पे जो आपकी मदर के जो भाई थे, हाँ जी, हाँ, उन्होंने 12 अगस्त को वो घर में आए और उन्होंने कहा जीजा आप सामान पैक करिए। उन्होंने कहा क्यों? कहते आपको नहीं पता कि लाहौर में क्या होने वाला है। उन्होंने घर का, उनके साथ 5-7 मुसलमान थे, सारा सामान पैक किया। बालकिशन जी, बहुत ही ऐसा लग रहा है कि कोई फिल्म देख रहे हैं। आपका बताने का तरीका, जिस तरह से आप कहानी, ऐसा लग रहा है कोई कहानी सुन रहे हैं और बहुत रूहानी सा महसूस हो रहा है। तो
बालकृष्ण जी, आप बता रहे थे कि जो आपकी मदर थी लाहौर में और उन्होंने एक उनके मुंह बोले भाई थे और वो मुस्लिम लीग से जुड़ गए और उनको पता था कि अभी क्या कांड होने वाले हैं, तो फिर आगे क्या हुआ? उन्होंने फिर सारा सामान लाहौर से बुक करा दिया स्टेशन से और फिर एक कार लेके आए। हम सब लोगों को उस कार में ठूसा और फिर आकर के इंडिया पाकिस्तान का जो उनको पता था ये डिवीज़न है, वहाँ उतार के पिताजी के गले लगे, कहते जीजा जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज। फिर वो अपने वापस लौट लिए, हम लोग हिंदुस्तान की धरती में आ गए। हम तो आके हिंदुस्तान में लुटे हैं, मतलब हिंदुस्तान में आके आप लोग लुटे हैं। हमारे जिस गांव में हम ठहरे थे उस गांव के अगल बगल में 27 गांव मुसलमानों के थे। तो एक दिन अचानक अक्टूबर की 30 अक्टूबर थी, अचानक नगाड़े बजने लगे। ऊपर चढ़ के देखा कि हम 3 तरफ से घिरे हैं, एक तरफ हिंदुओं का गांव थे। तो हम लोग फिर वो जो 27 गांव थे मुसलमानों के, वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। वो कहाँ पर था? वो कहाँ पर था? वो डिस्ट्रिक्ट शाहपुर में, तहसील दसूहा के में उस वक्त वो 27 गांव मुसलमान, क्योंकि इनका मुसलमानों को कहीं भी देख लीजिए, वो पॉकेट्स बनाते हैं। एक आदमी आता है, फिर वो सबको उस वहाँ धीरे-धीरे इकट्ठा करता है और पॉकेट बना लेते हैं। फिर वहाँ से हिंदुओं को जाना ही पड़ता है। वो आज भी है हिंदुस्तान में, आज भी है। चलो खैर, वो एक अलग मुद्दा रहा। तो फिर उन्होंने जब नगाड़े बजने लगे, हम लोग सामने खेत थे, खेतों में छिप गए, आए, हमारे घर को आग लगा दी सब कुछ, और जो सामान लूटना था लूट लिया, बाकी को आग लगा दी। फिर वहाँ से हम वो तो आपका पैतृक गांव था ना? हाँ जी, जहाँ पर उस दिन थे आप। उस दिन हम गुरुजी के आश्रम में ही थे। उस वक्त भी हम लाहौर से जब आए तो आश्रम में ही आ गए। आश्रम जलंधर के पास था? हाँ जी, वो दसूहा के पास में। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हीरानंद जी के आश्रम में ही आ गए। और ये आश्रम कौन सा था जिसकी आप बात कर रहे थे, मेरठ के पास? वो तो हमारा मेन दरबार है, उनसे उनके गुरुजी का। ठीक है, अच्छा। तो वो फिर जब यहाँ लुटे, फिर हम जैसे भी थे, फिर जलंधर आकर के पिताजी ने रिपोर्ट किया कि क्योंकि रेलवे में थे कि मैं जिंदा हूँ और मैं यहाँ आ गया हूँ। फिर उन्होंने लाहौर जलंधर में ही अकाउंट्स में अपनी जॉब ज्वाइन कर ली थी। तो घरों को आग लगा दी थी उन्होंने? हाँ, वो सब कुछ लूट के ले गए और घर में आग लगा दी थी। तो बिल्कुल, मतलब हम तो हिंदुस्तान में लुटे हैं, वो भी अक्टूबर के महीने में। तो वो तो मारकाट बहुत देर चली। इनके बस में भी नहीं था, ना गांधी के ना नेहरू के। उन्होंने ये सब कुछ प्री प्लान था, जो कुछ भी था, जो भी कुछ है। हाँ। तो हमें माताजी का जो आपने संस्कार का पूछा था कहाँ से मिले, माताजी बिल्कुल निरक्षर थी, लेकिन गृह कार्य में दक्ष थी। हर चीज अनपढ़ थी, मतलब अनपढ़ थी, लेकिन संपूर्णता के साथ ज्ञान। घर में खड्डी, पूरा एक हॉल कमरा था जैसे ये है, उसमें खड्डी हमेशा 12 महीने लगी रहती थी। खड्डी किस चीज की? खड्डी कहते हैं, दरी बनाते हैं। अच्छा। चादर बनाते हैं, खेस बनाते हैं। अच्छा। हमने अपने जीवन में जब तक माताजी रही कभी बाजार का कपड़ा नहीं खरीदा था। अच्छा, मतलब सब कुछ वो खुद ही बुनती थी, घर पे बनाते थे। घर में बच्चों को भी क्या रखा था, बच्चों को कुछ खाने को मन हो माँ को बता देना। हर मिठाई बनाती थी, हर सब्जी, हर चीज जो भी दिल किया वो उसमें थी। हाँ, निरक्षर होने के कारण सुबह उठ के उन्होंने उठना है, उठ के कहती थी बेटा उठ के नहा लो जल्दी से। हमने नहाना है, फिर रामचरितमानस सुनना है। अच्छा, हम मान लो रामचरितमानस पढ़वाते थे बच्चों से? हाँ, वो हमने सभी से आपके 7-8 नहीं, वो मैं ही जरा लाडला था ज्यादा। आप तो 8वें थे, आपसे बड़े 7 थे। नहीं, वो सब मतलब जो भी थे, जो बहुत निकट था। नहीं, मैं जो पूछना चाहती हूँ, आप टोटल कितने बहन भाई थे? हम लोग 10 भाई बहन थे, जिंदा। अच्छा, जिंदा। 5 भगवान के घर चले गए। अच्छा अच्छा, तो जिंदा थे, उसमें आप 8वें नंबर के थे? 8, मतलब जिंदा में 8वें नहीं। हाँ। टोटल में 8वें। टोटल में 8। अच्छा। टोटल में 8वें में था। अच्छा अच्छा। 5 तो चल गया भगवान घर। बहनें भी होंगी? हाँ जी, बहनें भी होंगी। बहनें भी, भाई भी। हाँ। 6 भाई थे हम लोग। हाँ। और 4 बहनें थी। हाँ। आज की डेट में भाइयों में केवल मैं जिंदा हूँ। अच्छा। और मेरी 2 बहनें जिंदा हैं। 2 बहनें जिंदा हैं। हम 3 जने मतलब जिंदा। 3 बहन भाई अभी मतलब रहे, भगवान करे भाइयों दीर्घायु रहे। मैं ही हूँ। जी जी। आपके जो बड़े भाई साहब थे वो डॉक्टर धर्मस्वरूप गुप्त जी, बिल्कुल मिले हुए, बहुत अच्छे साहित्यकार थे। और आज से 20 साल पहले की मैं जो बात कर रही हूँ,
उनका चेहरा बिल्कुल आप ही के जैसा, बिल्कुल बिल्कुल जैसे जुड़वा भाई हाँ, हों, बिल्कुल, उनको हमने बिल्कुल। देखा है। बहुत अच्छे हाँ जी। साहित्यकार रहे हैं, अकेडमी के हाँ जी। जो है साहित्य वाइस- अकेडमी में वाइस चेयरमैन वाइस रहे, चेयरमैन थे। बहुत साहित्य साधना हाँ करी, जी। सेवा करी, हाँ जी, और हाँ जी। वो संस्कार तो उनमें भी दिखते थे, हाँ जी। है ना? हाँ जी, तो वो चीज़ वो आप तो में है। भी है जो जी। गुरुओं की तरफ लगे हुए थे, इसलिए वो संस्कार ही थे कि समाज को उठाना है, देश को उठाना है। वो शुरू से ही कूट कूट के भरा जी हुआ था। जी। अध्यात्म के पथ पे चलना है। तो फिर आपने आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा जलंधर के आसपास ही जलंधर में ही हुई। और जलंधर में साईं दास एंग्लो संस्कृत हाई स्कूल, जी। आर्य समाज वालों का स्कूल है। अच्छा जी। और भाई साहब भी वहीं पढ़े। हाँ। और मैं भी वहीं पढ़ा। आगे की जो शिक्षा थी कॉलेज उसके वगैरह? बाद में कॉलेज में क्योंकि मीन्स नहीं थे, तो पैदल ही आना। साईं दास स्कूल भी 5 किलोमीटर था, पैदल ही जाते थे। पहले पैदल ही जाते थे? पैदल ही जाते थे। खेतों के रास्ते? नहीं नहीं, वो जलंधर था तो सड़क होगी, लेकिन पहले की जो गांव है, खेतों के रास्ते, जो कच्चे रास्ते होते थे, गांव से गांव जुड़ता था। तो पैदल ही जाते थे। फिर सोचा कि डीएवी कॉलेज बहुत दूर है, बड़े भाई साहब तो डीएवी कॉलेज में पढ़े थे। तो हमने सोचा कि डीएवी कॉलेज दूर है, दोबा कॉलेज वो देवी तालाब के पास में है जलंधर में, वहाँ ज्वाइन कर लिया था। वहाँ भी पैदल जाते आते थे। और जो ही वहाँ से पास आउट हुए कॉलेज से, तो रेलवे में नौकरी लग गई, तो लखनऊ चले गए। अच्छा। और पूरा जीवन फिर लखनऊ में काटा। लखनऊ में काटा। हाँ। उसके बाद में लखनऊ में रसपति गए थे, तो किसी ने कहा कि पंचकुला में रेलवे के बड़े अच्छे फ्लैट बन रहे हैं। अच्छा। देख लो। हम देखने आए तो एरिया अच्छा लगा। अच्छा। और भाई साहब के पास भी चंडीगढ़ 1-2 बार आए थे, तो चंडीगढ़ अच्छा लगा था। तो हमने कहा चलो इन्वेस्ट कर देते हैं, फ्लैट ले लिया। अच्छा जी। और अब आप चंडीगढ़ वासी हो चुके? और लखनऊ वाला मकान बेच दिया सब। हाँ जी। चलो, वहाँ की शिक्षा दीक्षा नौकरी, रेलवे से भी आपको बहुत जो है सेवा करते हुए आपको बहुत अवार्ड सम्मान बहुत रेलवे मिले में तो हैं। ये रहा कि रेलवे ने मेरे ऊपर भरोसा भी बहुत किया, क्योंकि मैं काम काफ़ी करता था जी। मानो कि अगर इंटर कॉलेज का 3 साल सेक्रेटरी रहा, रेलवे का एक इंस्टीट्यूट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट है, उसका 13 साल मैनेजमेंट के 3 डिप्लोमे कराते थे, उसका मैं सेक्रेटरी था। तो तीनों डिप्लोमा के कोर्सेज के 23 सब्जेक्ट थे। 23 सब्जेक्ट को बारी बारी से पढ़ाया, उनके नोट्स बनाए और उनकी ट्रांसपेरेंसियाँ बनाई। और मेरे बच्चे जो थे पढ़ाए हुए, हर साल मतलब ऑल ओवर इंडिया में 40 सेंटर थे करीबन, तो एग्ज़ाम होता था। तो मेरे क्या होता था? एग्जामिनेशन जब होता था डिप्लोमा का, परीक्षाएं होती थी। तो मेरे जोन का, मेरे यूनिट का एक बच्चा, पहले 3 पुरस्कार थे, गोल्ड मेडल, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल। एक मेडल मेरे बच्चों को मिलता था। तो मुझे बेस्ट सेक्रेटरी का 13 साल अवार्ड मिला। जी जी। और ये तो चलो रहा आपका पढ़ाई, नौकरी, शिक्षा और वहाँ का सफ़र। और ये ज्योतिष में कैसे आप आए? ये ज्योतिष का जो क्या कहते हैं समझ गए होंगे, ये भूत कब चढ़ा कि भाई मुझे ज्योतिष में था। हाँ। तो जलंधर में एक बहुत बड़े काली के पुजारी थे और ज्योतिषी बहुत अच्छे थे। अच्छा। तो एक दिन वो अचानक हमारे घर में आए, तो पिताजी ने कहा भी हाथ दिखाओ। सब लोग वो हाथ देखने के बड़े ज्ञाता थे। बालकिशन जी, जलंधर ने आपको बहुत कुछ दिया है, ये तो हमें महसूस हो गया है, लेकिन हम अपने दर्शकों से और भी करेंगे बहुत सारा साझा। बालकिशन जी के अनुभव कर रहे हैं बालकिशन गुप्ता जी, जो सागर साहब के नाम से जाने जाते हैं। और बहुत कुछ हमारे पास सुनने को है, उनकी किताबें हैं, कविताएं हैं, कहानियां उनकी हैं और संस्मरण है, बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हैं। लेकिन कई बार मुझे लगता है जो अनुभव साझा करने का जो हुनर है, जो अंदाज़ है, और जब अपनी ज़िंदगी के वो किस्से सुनाते हैं तो ऐसा लगता है कोई चलचित्र की भांति, फिल्म की भांति हमारे सामने हर चीज़ चल रही है। कुछ ऐसा ही अनुभव हो रहा है उनसे बात करके। तो बालकिशन जी, हाँ आप बता रहे। ज्योतिषाचार्य जो आए, तो पिताजी ने कहा हाथ दिखाओ। उन्होंने हाथ देखते ही कहा इस बच्चे की विद्या बंद हो रही है। अच्छा। तो मैं उस वक्त क्लास में फर्स्ट आता था, सपना लेता था स्कूल में फर्स्ट आएंगे। मैंने हाथ खींच लिया, मैं कहा मुझे नहीं दिखाना हाथ। हम गुस्से से उठ गए। लेकिन ये क्या पता था कि वो सिद्धि प्राप्त हैं, उनको हर बात दिखाई दे रही है। 1 महीने के अंदर ही माता जी का सडनली देहांत हो गया। अच्छा। तो फिर तो घर का सिनेरियो चेंज हो गया बिल्कुल ही। अच्छा। और पता चल गया कि पढ़ाई अब आगे नहीं होगी, या तो सतीली माँ आएगी घर में, या पापा का घर का काम सारा देखेंगे। लेकिन हम एक दिन चोरी से उन्हें मिले। हमने कहा कि पंडित जी ये तो अब लग रहा है कि होगी।
तो उन्हें बताया फलां ग्रह तुम्हें तंग कर रहा है, इसका उपाय करो। उन्होंने जो भी उपाय बताया हमने किया। तो एक दिन पापा आए, कहते कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना। मैंने कहा नहीं। कहते नहीं लेना है, पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई हमारी शुरू तो वो ज्योतिष ने कहा था कि फिर हमने उनसे ज्योतिष हाथ देखना सीखा। हाथ देखना सीखा। लेकिन ज्योतिष की बात सच तो नहीं हुई, उसने कहा था कि आगे शिक्षा नहीं होगी। नहीं, फिर देखिए उपाय भी तो है ना। अच्छा, उपाय भी होता है। उपाय के कारण ही सूली की सूल बन जाती है। घटना को नहीं हम टाल सकते। घटना को, उसके इफेक्ट को कम या अधिक किया जा सकता है। क्या बात है। चलो अब थोड़ा कविताओं के इफेक्ट की ओर आते हैं सागर साहब। ये आपकी खूब सारी पुस्तकें हमारे समक्ष हैं और जरा किताबों भी कर ले बात, क्योंकि आप जो है तपस्वी हैं, साधक हैं, सेवक हैं और ज्योतिष है, बहुत कुछ है। लेकिन हम ये कैसे भूल सकते हैं कि आप एक कवि मन भी है, एक साहित्यकार हैं। तो ज़रा साहित्यकारों से, साहित्यकार का भी आप सभी से परिचय करवा दूं, क्योंकि आप साहित्यकार हैं और हमारे दर्शक साहित्यकार को ना जाने ये कैसे हो सकता है। तो ये करते हैं पुस्तकों की बात। ये किताब है माँ का आंचल। दोस्तों, एक किताब है माँ का आंचल और पूछते हैं सागर साहब से कि ये माँ का आंचल क्या चीज़ है। जी सागर साहब, ये कविताओं की किताब है। माँ का आंचल मेरी पहली कविता है इसके अंदर। अच्छा जी, वो मैं कविता सुना भी देता हूँ। जी जी बिल्कुल। लेकिन जरा सा हम किताबों पे बात कर लेते हैं। ये कविताओं की किताब है। हाँ, कविताओं की किताब और है। ये जो किताब है अंधा इश्क, अंधा इश्क, ये क्या चीज़ है? ये इसमें 31 कहानियाँ हैं जी। उन लोगों की, जैसे हरियाणा की एक लड़की ने इश्क के चक्कर में अपनी दादी को मारा, माँ बाप को मारा, भाई बहन को मारा, 7 मर्डर करके आशिक के साथ भागी थी। उसके बाद पकड़ी गई, अब दोनों जेल में हैं। तो ये एक्चुअली इश्क के ऊपर जो अंधा इश्क है, क्या क्या करवा देता है, क्या क्या करवाता तो है, उसकी रियल लाइफ की सारी स्टोरी, ओरिजिनल स्टोरीज हैं। और ये कितनी कहानियां हैं इसमें? 31 कहानियों का संकलन है ये अंधा इश्क। पूरी आपने आप ही के द्वारा लिखी है? हाँ जी। और मैं फिक्शन में नहीं लिखता, मैं रियल लाइफ की ही कहानी सब लिखता हूँ। और ये ओस की बूंदे, ये ओस की बूंदे जो हैं जी, मेरे सर्कल में जितने लोगों ने बच्चे अडॉप्ट किए, रिश्तेदारों से किए, हॉस्पिटल से किए या जैसे भी किए, उन बच्चों की लाइफ को मैंने अपनी ट्रैक रखा। जो अडॉप्टेड बच्चे थे, उनमें जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ कि लड़का था कुलभूषण। वो उसके माता पिता के 6 बच्चे थे, 3 बहनें थी और वो, तो उसकी मामी, मतलब मामी के यहाँ बच्चा नहीं था। तो जब ये कुलभूषण पैदा हुआ तो उसके पिता ने अपनी बहन को गोद दे दिया। वो जब भी बात मेरे से करता था वो यही कहता था, भाई साहब जरा पूछिए कि जब इतने बच्चे के लिए खाना था, क्या पापा के पास मेरे लिए खाना नहीं था? मुझे क्यों दिया गोद में? उसमें उसके यही जख्म था कि मुझे गोद में क्यों दिया। वो मेरे से बात करते कभी उसने मम्मी पापा नहीं कहा था, मामा मम्मी ही कहता था। और मुझे एक बात और थोड़ी सी, मतलब धुंधली सी कुछ बात याद है, अपने कानों सुने किस्से हैं कि कहते हैं कि जिसके बच्चे नहीं होते, जिनके यहाँ, वो अपनी बहन का बच्चा या अपनी भाभी से बच्चा ले आए तो फिर कुछ समय के बाद उनके घर पे बच्चे आ जाते हैं, हो जाते हैं। तो ऐसे ही एक किस्सा था कि वो अपने भाई का बेटा लेके आ जाती है बुआ, और 3 साल के बाद उनके यहाँ खुद का बच्चा होता है, फिर दूसरा बच्चा होता है, तीसरा होता है, और पहले वाले की कद्र कम हो जाती है जिसको गोद लिया था। वो उसकी स्टोरी भी इसमें है। और वो जो बच्चा था वो घर के सारे काम करता था। दर्जी का उनका काम था, सारा सामान लेके आना, छोड़ना, सब्जी काटना, मार्केट से सब्जी लाना। वो एक तरह से उन्होंने रामू बना दिया था। और उनके जो अपने खुद के बच्चे थे वो शहंशाह की तरह रहते थे और उसको रामू समझ के उस पर हुक्म झाड़ते थे। तो उसको भी तकलीफ हुई और उसने फिर अपनी माँ से पूछा, जिसको पहले वो बुआ बोलने लग गया था, जो कि उसकी माँ थी, मामी बोलता था। आया और कहा कि मुझे क्यों गोद दिया? उसने कहा क्योंकि तुम्हारी बुआ के बच्चे नहीं होते थे। तो कहते जब उनके हो गए थे तो तब ले आते। तो फिर वो मतलब उन्होंने उसका मोह नहीं छोड़ा, रामू का, उसकी जो बुआ माँ बनी थी उसने उसका मोह नहीं छोड़ा। उनको एक बंधुआ मजदूर मिल गया था काम करने के लिए, और उस बच्चे का अपनी माँ से मोह नहीं पड़ा जिसको पहले ही छोड़ दिया था। तो ऐसे बच्चों की भी दुर्गति कई बार बहुत बुरी होती है। बिल्कुल एक स्टोरी इसी तरह से एक लड़की दीपशिखा की है, दिल्ली में है वो अभी भी,
सेम स्टोरी। अच्छा जी, उसके देखो पिता मेरी कहानी मुझे नहीं पता था कि नहीं ये कहानी इसमें है। जी जी, मतलब वो बच्चा और है, लेकिन हाँ। एग्जैक्टली उसके साथ हुआ समाज में और बहुत उस लड़की के साथ धोखा भी बहुत उस बुआ ने किया बाद जी, में जी। कि जैसे उसकी नौकरी लगी कि अकेला अकाउंट नहीं होता, भाई के साथ अकाउंट खोल लो। एक दिन वो अकाउंट में पैसे निकालने के देखा उसमें पैसा कोई नहीं, उसने कहा बुआ और इसमें तो पैसे नहीं है, तू भाई बहुत पे कुछ शंका होता है, तो बहुत कुछ हुआ हाँ, रिश्तों उसके में। साथ। वो कहते हैं ना कि जिसको पहले अपना बनाया होता है और हाँ, बस। अपना होने के बाद वो गैर लगने लगता वही है, वही और उस फूफा को भी लगने पड़ता है जब हाँ जी। अपना खून हो जाता है। जी जी जी। तो खैर ये तो मनोस्थिति है। और ये किताब है मंजिलें पुकारती रही, ये संस्मरण है, ये संस्मरण है आपकी मेरी लाइफ में, आत्मकथा। आत्मकथा है जी। एक किस्म से। हाँ जितने लोग मेरे कांटेक्ट में आए उन्होंने मेरी जिंदगी को बनाने में क्या योगदान दिया या उनको क्या आवश्यकता थी कि मैं उनके आउट ऑफ द वे काम आया और उनके जीवन को आगे धकेल, ये टोटल सम अप है। और एक और है नित नई मंजिलें, पहली पुस्तक है मंजिलें पुकारती रही और मंजिलों के ऊपर ही फिर मिली नित्य नई मंजिलें। तो ये आत्मकथा है जो है सागर साहब की, मतलब संस्मरण में उन्होंने अपने आत्म अनुभव महसूस किए हैं, वो लिखे हैं। एक तरह से उनके जीवनी है, उनके अपने अनुभव है निजी। संस्मरण तो वही होता है। और दोस्तों इतनी सारी किताबें हैं, कहानियाँ सुनने का आपको तो पता ही है कि कहानियों को सुनना इतने कम समय में एक मुश्किल काम है, लेकिन हमारे पास कविताओं की किताब है तो हम कविताओं से तो किताब से जो है कविताओं की किताब से तो कोई एक कविता, एक दो कविता सुन ही सकते हैं। तो जी आपको जो है आपके पास ये कागज़ भी हैं, इनमें से कुछ सुनाना पहले चाहें? हम ओरली सुनाएंगे। अच्छा जी आपके दिल के बेहद करीब कौन सी कविता है? हाँ वही सुनाने जा रहा हूँ। अच्छा जी पहले 3 कविताएं जी। जो दिल के बहुत करीब हैं वही सुनाते हैं। जी एक कविता का शीर्षक है मैं नहीं तू। अच्छा असल में अगर हमारा कोई काम हो जाता है ना, हम अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हाँ देखा हमने कैसे प्लानिंग करके किया था, ये काम सक्सेसफुल हो गया। और जब गड़बड़ हो जाता है तो हम कहते हैं ईश्वर को यही मंजूर था, मतलब ईश्वर ही गलत करता है, हम सही करते हैं। उसके ऊपर यह कविता है मैं नहीं तू। अपनी नौका को जब था मैंने सागर में उतारा, अपनी नौका को जब था मैंने सागर में उतारा, तब तक था अपने दम का सहारा। अचानक तूफान आ गया, बड़ी हिम्मत से चप्पू संभाला, बड़ी हिम्मत से चप्पू चलाया, नौका तूफान को चीर आगे बढ़ने लगी। आया अपने दम पर अभिमान, नौका फिर बन गई शैतान। अचानक आकाश में बिजली कौंधी, देखा नौका में तो कोई और भी था जो मेरे संग संग चप्पू चला रहा था, मेरी नौका को डूबने से बचा रहा था। मुंह से निकला ये मैं नहीं ये तू था, ये मैं नहीं ये तू था जो मुझे डूबने से बचा रहा था, मेरी नौका को बचा रहा था। इतना कहते ही तूफान उजल हो गया, मेरा नेत्र सजल हो गया। मुंह से आंसू आंखों से आंसू बह रहे थे, मुंह से बार बार निकल रहा था ये मैं नहीं ये तू था, ये मैं नहीं। क्या बात है, क्या बात है सागर साहब, बहुत खूब। वाकई हमारे को हमें नज़र नहीं आता पर कोई तो होता है कि जो नज़र नहीं आता और हमारे साथ होता है। बहुत खूबसूरत रचना सागर साहब सुना रहे हैं अपने दिल के बेहद करीब रचनाएं, क्योंकि एक साहित्यकार से भी हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। साधु से तो मिल चुके हैं आप, लेकिन साहित्य जो है उनकी रग रग में है। तो सुनते हैं अगली कविता सागर साहब से। तो आप कविता सुना रहे थे, ये जो किताब है आपकी माँ का आंचल, तो इसमें से कोई कविता आप सुना दीजिए। माँ का आंचल की पहली कविता ही माँ का आंचल है। क्या बात है। तो इस कविता में मैंने लिखा मैं हरिद्वार गया, मैं हरिद्वार गया, मैंने देखा स्त्री पुरुष बूढ़े बच्चे ब्राह्मण कोरी पासी बनिए सब मिलजुल कर नहा रहे थे, हर हर गंगे गा रहे थे, डिब्बों में भर भर कर गंगा जल ले जा रहे थे। क्या लय है, लय भी बहुत अच्छी है। मैं ठिठका, मैंने सोचा भारत के कोने कोने से ये क्यों कर यहाँ आए हैं, गंगा जी में नहाने का किससे परमिट लाए हैं। जब नदियों के जल बंटवारे से सरकारें बदल जाती हैं, तकदीरें बदल जाती हैं, ये मुफ्त में ही गंगा जी में नहाने का लुत्फ उठाए जा रहे हैं, हर गंगे गा रहे हैं, डिब्बों में भर भर कर गंगा जल ले जा रहे हैं। मैं ठिठका,
मैंने सोचा ये मिलजुल कर क्यों नहा रहे हैं, घाट आरक्षण का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह। जब सभी जगह आरक्षण है तो ये स्थान क्यों छूटा है, कोरी घाट, ब्राह्मण घाट, पासी घाट, बनिया घाट क्यों नहीं बना है। मैंने देखा, चाहूँ और देखा, यहाँ नेता का कोई मंच नहीं, न ही जाति वर्ण का प्रांचल है, यहाँ तो माँ का पावन आंचल है। वाह वाह, जिसमें सब इठला रहे हैं, हर हर गंगे गा रहे हैं, डिब्बों में भर भर कर गंगा जल ले जा रहे हैं। नेता मुद्दे उठाते हैं, वही जनता भड़काते हैं, वही उनको लड़वाते हैं, वही उनको मरवाते हैं। यहाँ नहीं कहीं कोई नेता है, इसलिए ये मिलजुल कर नहा रहे हैं। ये भारत के मूल निवासी हैं, ना कि बनिए कोरी पासी हैं, इसलिए ये मिलजुल कर नहा रहे हैं, हर हर गंगे गा रहे हैं, डिब्बों में भर भर कर गंगा जल ले जा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो लगे हाथों जब इतनी सारी कविताएं हैं तो एक कविता और आपसे सुनने की इच्छा हो रही है, क्योंकि आज जगह जगह हम देख रहे हैं कि धर्म की दुकानें खुली हुई हैं, इंसान भगवान बन के बैठे हुए हैं। अपने यहाँ बुलाओगे तो क्या खिलाओगे, हमारे यहाँ आओगे तो क्या लाओगे, यही सिस्टम है और हम अंधविश्वास में भागे जा रहे हैं। उसके ऊपर एक कविता है, इंसान को इंसान रहने दो, भगवान को भगवान रहने दो। इंसान को भगवान बनाओगे मानोगे, इंसान को भगवान बनाओगे तो तन मन धन सब गुआओगे, हाथ नहीं आएगा मोक्ष का एक छोर भी, लोक और परलोक दोनों गुआओगे। क्या बात है, ये कविता है। बहुत खूब, बहुत खूब। और इस किताब में से भी कुछ एक कविता और सुना देता हूँ। मुझे इस बात की बेहद खुशी है, अक्सर हमारे पास युवा शायर आते हैं और वो किताबों से देखकर पढ़ते हैं और आपको अपनी हर रचना मुँह ज़बानी याद है, ये बहुत बड़ी बात है। एक कविता और सुना देता हूँ। जी जी। इत्तेफाक ये हुआ था कि एक बार एक जगह कवि सम्मेलन हो रहा था, तो यहाँ के किसी मशहूर शायर को, चंडीगढ़ के मशहूर शायर को बुलाने के लिए प्रेमविद जी ने हमारी ड्यूटी लगा दी। अच्छा जी। हम और सरिता मेहता जी उनको लेने के लिए गए। एक तो वो बाहर निकले भी तो ऐसे ग्रेविटी में निकले कि जैसे कि वो बहुत बड़े चलो हम किसी का नाम नहीं लेते ना, नाम नहीं लेते। हाँ, कविता पे बात करते हैं। तो वो कहते हैं ना, बात निकलेगी तो दूर तो लग जाएगी। नाम मत लीजिए। उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हैं, मैंने कहा जी मैं भी थोड़ा बहुत लिख देता हूँ। जी जी। और मुंह से निकल गया कि मेरी एक किताब का भूमिका जो है वो गोपाल दास नीरज जी ने लिखी। जी जी। और नीरज जी का नाम सुनते ही वो भड़क गए कि वो मेरे आगे क्या है, ये है वो, बहुत कुछ हुआ। उसी वक्त इस कविता का जन्म हुआ जो मैं सुनाने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है दंगल। अच्छा, क्या बात है। दंगल तो अब होने वाला है। आज यहाँ तहाँ वहाँ सब जगह हो रहा है दंगल। अच्छा। ये धरती बन रही है जंगल। दंगल किस प्रकार का हो रहा है? विद्वानों में विद्वान कौन, धनवानों में धनवान कौन, शैतानों में शैतान कौन, बेईमानों में बेईमान कौन। ये चक्कर सब कुछ मान का है या ये कह लो सम्मान का है, पर मैं कहता अभिमान का है। इस मान सम्मान अभिमान ने सब दुनिया को दंगल में डाला, यति सती साधु संतों को भी भ्रमित किया, संकट में डाला। ये धरती बन रही है जंगल, यहाँ तहाँ वहाँ सब जगह हो रहा है दंगल ही दंगल। विद्वानों और शैतानों का अंत जब ही हो जाता है, मिलती है किसी को चंदन की चिता, कोई बिना कफन जल जाता है। उसी मरगट में शैतान जला, उसी मरगट में विद्वान जला। जब मिलकर दोनों राख हुए तो मान सम्मान अभिमान जला। खत्म हुआ वहीं पे दंगल, बाकी सब धरती है जंगल। आप कहते हो शमशान वहाँ, मैं कहता हूँ शमशान वहाँ। केवल है शमशान में मंगल, बाकी सब धरती है जंगल। यहाँ तहाँ वहाँ सब जगह हो रहा है दंगल। क्या बात है सागर साहब, गागर में सागर भर दिया कह के। देखिए दोस्तों, इतनी खूबसूरत कविता सुनने के बाद आप ये तो मानने को तैयार हो गए होंगे कि आज कोई छोटी मोटी हस्ती हमारे साथ नहीं है। खास नाम है, अंदाज है और बहुत जीवन को प्रेरित करने वाली रचनाएं हैं कि सारा जंगल जो है यहाँ पे इतना दंगल हो रहा है, शमशान में आके सब राख हो जाएगा। तो अपना दर्प घमंड अभिमान स्वाभिमान सब जो है जरा संभल कर चले। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो ऐसे ही कोई हम, ये मेरे पास बहुत सारी रचनाएं हैं, जाते जाते एक और सुन लेते हैं।
कविता का शीर्षक है घरौंदे। अच्छा जी। मेरा ख्याल कोई बच्चा नहीं जिसको बालू मिली हो उसने घरौंदा ना बनाया हो। हाँ हाँ ना, मिट्टी का, समंदर किनारे तो खास कर। हाँ, हम लोग बनाते लेकिन थे। हम घर खेतों के पास जहाँ कच्ची मिट्टी जहाँ होती कच्ची थी, मिट्टी होती हर बच्चे ने बनाया होगा। हाँ हाँ। और घरौंदा कैसे बनाते थे बचपन में जी? तो सागर साहब घरौंदा बनाते कैसे थे? हाँ, वही वो हाँ, मिट्टी पैर को डाल के, फिर पैर निकालते थे, चारों तरफ मिट्टी बना के उसको दबा के धीरे से पैर निकाल के फिर गेट बनाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। बचपन में तो हम गीली बालू को पैरों पे थपथपाकर घरौंदे बनाते थे। कई बार कुछ दुष्ट बच्चे पैर मारकर गिरा देते तो लड़ जाते थे। कैसी थी वे बचपन की ये बाल लीलाएं। ये असली लीलाएं सर अभी भी होती है। घरौंदों का कितना महत्व था अपने जीवन में, इखलाते थे अपने घरौंदों पे। आखिर क्या था, क्यों बनाते थे? घरौंदे आज भी बनते हैं, घरौंदे आज भी बनाते हैं, आज भी बनते हैं। शब्दों और भावों के सुनहले जाल बुनकर, संस्कारों के ताने बाने से, नवीन विचारों के ओत प्रोत, समाज को सुसंस्कृत करने के लिए, नई विचारधारा लाने के लिए, महापुरुषों के कथनों को वर्तमान समाज के अनुकूल प्रस्तुत करने के लिए सभी बुद्धिजीवी आज भी घरौंदे बनाते ही रहते हैं, घरौंदे बनते ही रहते हैं। परंतु घरौंदों को तोड़ने वाले आज भी विद्यमान है समाज में। कुविचारों के प्रचार में मगन, देश को बेचने में संलग्न। क्या बात है, वाह वाह। जो विचार में रोज रोज ईश्वर निर्मित घरौंदों को रोंदते हैं, मसलते हैं, तोड़ते हैं। उन सुंदर घरौंदों को कोई मलाल नहीं होता उन्हें। रावण और कंस हर स्थान हर युग में पैदा हुए हैं, पर घरौंदे बनाने वाले भी, समाज को ऊंचा उठाने वाले भी हर युग में पैदा होते हैं, हर युग में पैदा होते रहेंगे। कल तक भी घरौंदे बनते थे, आज भी घरौंदे बनाए जाते हैं, कल भी घरौंदे बनाए ही जाएंगे। हम रहें ना रहें, घरौंदे बनाने वाले हर स्थान हर युग में पैदा होते ही रहेंगे, घरौंदे बनते ही रहेंगे, घरौंदे बनाते ही रहेंगे। क्या बात है। और बहुत ही खूबसूरत रचना और इतने खूबसूरत कविताओं के बाद जी तो चाहते हैं कि आपसे और भी बहुत सारी कविताएं सुने, लेकिन आप दोस्तों जानते हैं कि समय हो चला है अनुमति लेने का। और सागर साहब आप स्टूडियो में आए, बालकिशन गुप्ता जी, सागर जी, आपसे बहुत सारी बातें साझा हुई, बहुत ऐसे किस्से सुने जो बाकी भी रह गए हैं और आपने अपनी कहानियों में चित्रित किए हैं संस्मरण में। लेकिन आज आप आए और बहुत कुछ हमसे साझा किया, दर्शकों से साझा किया। आपका हम जिस टीवी की ओर से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद जी। और दोस्तों मुझे यकीन है आज कविताएं और कविता को सुनाने वाला जो कवि मन है आपके दिल तक पहुंच गया होगा और देखा होगा कि आपने जस्ट टीवी में एक से बढ़कर एक हस्तियाँ आते हैं अपनी बात, दिल की बात कलम से कहने के लिए और दस्तक देते हैं स्टूडियो में। दोस्तों आज बस इतना ही, जल्द मिलेंगे, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया दीजिए किसी भी इन्फो के लिए। इन्फो करें info@justbroadcasting.com पर। अपना प्यार देते रहें, सुझाव देते रहें। और अब मुझे और बालकिशन गुप्ता जी को यानी सागर साहब को, हम दोनों को दीजिए अनुमति। प्रणाम।